बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स है। और आज हम देखते हैं कि हमारे पास एंजाइम्स के जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो भाई ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। मोस्टली हमारे पास 99% जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और इनका शुमार जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, पॉलीमर के अंदर होता है। अच्छा, प्रोटीन भी कौन सी प्रोटीन के बने हुए हैं? ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में दो किस्मों की प्रोटीन पाई जाती है, एक फाइब्रस प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जो कि फंक्शनल प्रोटीन होती है। तो ये जो आपके एंजाइम्स हैं ये किस प्रोटीन के बने हुए हैं? ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं और इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स की क्लास में रखा जाता है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स जो हैं वो एंटायरली कंसिस्ट होते हैं प्रोटीन के। ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से मैं दो तीन एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जैसे एमाइलेज है, ये वो एंजाइम है जो कि स्टार्च की डाइजेशन करवाता है, ग्लाइकोजन की डाइजेशन करवाता है। तो ये कंप्लीट का कंप्लीट किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। इसी तरह से हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिन है। ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है और ये भी प्योरली किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। इसी तरह से हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम लाइपेस है। ये भी प्योरली ये लिपिड की डाइजेशन करवाता है और ये भी प्योरली किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। ये तो कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो प्योरली किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंजाइम हमारे पास ऐसा हो जिसके पास प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ हो। तो इस टाइप के एंजाइम को क्या कहा जाता है? कोफैक्टर कहा जाता है। ठीक है, वो होता तो वैसे एंजाइम है लेकिन उसके साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है ना उसको क्या कहा जाता है? कोफैक्टर कहा जाता है। इसके ऊपर हमारी आगे डिटेल डिस्कस है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के अंदर, तो तब ये मैं आपको और भी क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अभी जस्ट आप इतना ध्यान में रखें कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंजाइम कंप्लीट प्रोटीन का बना हुआ हो, जिससे मैंने दो तीन एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोटीन का एंजाइम है और उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट लगा हुआ हो और प्रोटीन के साथ जब कोई नॉन प्रोटीन पार्ट आके लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? कोफैक्टर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स कुछ मिसालें आगे हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। जब हम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को पढ़ेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो एंजाइम्स हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है और प्रोटीन जो है वो एसिडिक ग्रुप भी रखता है, बेस ग्रुप भी रखता है। तो एंजाइम्स प्रोटीन के मोस्टली बने हुए होते हैं, तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी रिएक्शन कर सकते हैं और ये बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर जो भी है रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम में एक्ट विद इन द सेल। आपके एंजाइम सेल के अंदर भी काम कर सकते हैं और आउटसाइड द सेल यानी कि सेल के बाहर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये कहता है कि सेल के अंदर यानी लिविंग बॉडी के अंदर और सेल के बाहर यानी कि लेबोरेटरी के अंदर। एक इसका कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर सपोज करो ये हमारे पास दो सेल हैं। अब एक एंजाइम बन रहा है इस सेल के अंदर, ठीक है, ये सेल हमारे पास ए है और ये सेल हमारे पास बी है। अब ये जो एंजाइम है ये बन सेल ए के अंदर रहा है लेकिन ये काम जाके सेल बी के अंदर कर रहा है। तो इस टाइप के एंजाइम को भी क्या कहा जाता है? कि आउटसाइड द सेल कर रहा है। इनको एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। देखिए, वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं उनको एंडो एंजाइम्स कहा जाता है। वो एंजाइम जो कि सेल के बाहर काम कर रहे हैं उनको एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। अब मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। एक तो एंडो एंजाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि लिविंग बॉडी के अंदर, और एक्सो एंजाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि लिविंग बॉडी के बाहर यानी लेबोरेटरी के अंदर। एक कॉन्सेप्ट हुआ ये। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एंडो एंजाइम वो जो बने भी एक ही सेल के अंदर यानी ए सेल के अंदर बना और इसी सेल के अंदर आके अपना काम करे तो इसे एंडो एंजाइम कहा जाएगा। अगर ऐसा होता है कि ये बनता ए सेल के अंदर है और काम जाके बी सेल के अंदर करता है तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? एक्सो एंजाइम कहा जाएगा। तो इसके ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि सारी बातें हमारी क्या है? क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि हमारे पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना उनके पास रिएक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है। उस साइट को क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको एंजाइम नजर आ रहा होगा, ये नंबर 1 पे एंजाइम है और एंजाइम के अंदर ये जो स्पेसिफिक साइट आप देख रहे हैं ये क्या है? एक्टिव साइट है। इसका नाम हमने एक्टिव साइट रखा ही इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पे आके सबस्ट्रेट लगता है ना इस एक्टिव साइट पे तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और अपना रिएक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो ये कहता है कि ऑल द एंजाइम्स पोजेस अ स्पेशल साइट टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। हर एंजाइम्स के पास एक खास जगह होती है जिससे वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उस जगह को क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट कहा जाता है। अच्छा भाई, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक्टिव साइट पे आके लगते हैं और केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। ये सबस्ट्रेट को डिफाइन करने का तरीका है। अब ये जो सबस्ट्रेट हैं आपके, ये हर एंजाइम के अपने अपने स्पेसिफिक होते हैं।
और सपोज करो कि मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि एमाइलेज का सबस्ट्रेट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसका सबस्ट्रेट स्टार्च है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि लाइपेज का सबस्ट्रेट क्या है, तो आप कहेंगे इसका सबस्ट्रेट लिपिड है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटीएज का या पेप्सिन का सबस्ट्रेट क्या है, तो आप कहेंगे उसका सबस्ट्रेट प्रोटीन है। तो ये कहता है कि ईच एंजाइम हैज पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, हर एंजाइम का अपना अपना पार्टिकुलर क्या होता है, सबस्ट्रेट, और उस सबस्ट्रेट की पार्टिकुलर क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। तो ये कहता है जिस तरह से अगर एमाइलेज के सबस्ट्रेट की हम बात करें तो उसका सबस्ट्रेट स्टार्च है, इसका सबस्ट्रेट कभी लिपिड नहीं हो सकता। अगर मैं लाइपेज की बात करूं तो इसका जो सबस्ट्रेट है वो लिपिड है, इसका कभी भी सबस्ट्रेट एमाइलेज नहीं हो सकता। ना इसकी साइट कभी एमाइलेज के जैसी होगी, ना इसका सबस्ट्रेट कभी जो है एमाइलेज जैसा होगा, यानी कि इसकी अपनी स्पेसिफिक साइट होगी, इसका अपना स्पेसिफिक क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। और तीसरी बात यह कि एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट से ग्रेटर होते हैं। आपको नजर आ रहा होगा ये आपके सबस्ट्रेट हैं और ये आपका एंजाइम है। तो आप खुद देख सकते हैं जो एंजाइम्स हैं वो कई जो है गुना से अपने सबस्ट्रेट से क्या हैं, बड़े हैं। तो ये कुछ एंजाइम्स के कैरेक्टर थे जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ और इसके 2-3 कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर जो है रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी अपनी एक मिनिमम अमाउंट होती है। अच्छा, हम एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ आइंस का सहारा लेते हैं। तो ऐसे आइंस को क्या कहा जाता है, एक्टिवेटर्स कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग सर्टेन आइंस, कुछ आइंस का इस्तेमाल करके हम एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, हम एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं। इन आइंस को एक्टिवेटर्स कहा जाता है। जिस तरह से मैंगनीज आइन है, निकिल है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है या जिंक वगैरह है, ये सारे वो आइंस होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट भी करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते भी हैं। और इस तरह के आइंस को क्या कहा जाता है, एक्टिवेटर्स कहा जाता है। अच्छा भाई, जिस तरह से हम एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, इसी तरह से हम एंजाइम की एक्टिविटी को रोक भी सकते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने वाले फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, इनहिबिटर्स कहा जाता है। एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स के ऊपर आगे डिटेल डिस्कस है, हम डिस्कस करेंगे बाकायदे, आपको एक एक एंजाइम की हम मिसाल भी बताएंगे। जिस तरह से पीएच है या टेम्परेचर है, ये एंजाइम्स क्या इनहिबिटर कहलाते हैं। आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर अप एंड डाउन कर दें, आपके एंजाइम्स काम करना छोड़ जाएंगे। आप पीएच अप एंड डाउन कर दें, आपके एंजाइम्स काम करना छोड़ जाएंगे। और इसके ऊपर हमारी एक कंप्लीट डिस्कशन होगी, हमारी एक कंप्लीट क्लास होगी एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स के ऊपर। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि एक्टिवेटर्स कहा किसे जाता है और इनहिबिटर्स कहा किसे जाता है। अभी जस्ट हम इसके कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये कहता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पीएच, टेम्परेचर एंड हीट सेंसिटिव। बहुत बहुत ज्यादा ये पीएच, टेम्परेचर और हीट के सेंसिटिव होते हैं। आपने इन तीनों में से किसी की भी लेवल को अप एंड डाउन किया ना, एंजाइम अपना काम करना छोड़ जाते हैं। आई मीन ऐसा भी होता है कि कुछ एंजाइम्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब उनका टेम्परेचर या हीट आप हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये कहता है कि दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन से जैसे पहले होते हैं ना, वैसे ही केमिकल रिएक्शन के बाद होते हैं। अच्छा देखो, ये केमिकल रिएक्शन से पहले एंजाइम की शक्ल इस तरह से है, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम की शक्ल इस तरह से, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया, एंजाइम की शक्ल इस तरह से। तो आप मुझे बताओ कि इन तीनों इमेजेस के अंदर, तीनों एंजाइम्स के अंदर कोई फर्क है? तो भाई ये बिल्कुल भी इसके अंदर फर्क नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन से ये जैसे पहले था वैसे ही है, और जैसा बीच में था ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन था अभी भी वैसा है, और केमिकल रिएक्शन के बाद भी वैसा ही है जैसा ये शुरू में था। तो दे रिमेन अनचेंज, केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन से पहले, केमिकल रिएक्शन के दौरान और केमिकल रिएक्शन के बाद ये केमिकली क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एंजाइम्स के जो कैरेक्टर्स हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इनको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।